प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से डालमिया नगर उद्योग की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके आशीर्वाद से काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले डालमिया नगर उद्योग समूह की शुरुआत होगी। उसके अतिरिक्त क्षेत्र में जो भी उद्योग बंद पड़े हैं उन उद्योगों पर भी प्रधानमंत्री की खास निगाह है। निश्चित तौर पर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए उन तमाम उद्योगों को चालू करवाएंगे। यह बात आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बनाया था। मोदी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री बनते ही क्षेत्र में केंद्रीय स्कूल खुलवाकर इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा देने के लिए देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालय में नामांकन भी करवाया। इस तरह से लगातार मैं अपने क्षेत्र के प्रति काफी वफादारी के साथ लगा रहा और दर्जनों यादगार विकासशील कार्यों को कराते हुए इतिहास रचने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। 2014 से 19 तक यहाँ के लोगों ने मुझको चुना था। उस वक्त हमने ईमानदारी से सेवा लोगों की है और उसका परिणाम भी है। क्या क्या हमने कोशिश की। उस वक्त भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए कई लोग अपने तरीके से विरोधी भी प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी की जाती है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मुझको लगा कि एक बार आपके माध्यम से मोटे तौर पे उन बातों की चर्चा हम करें जो काम 14 से 19 के बीच में हमने किया है। हम शिक्षा विभाग के मंत्री हुए, लोगों की आशा अपेक्षा मुझसे हुई कि उनके बच्चों का, लोगों के बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हो सके। हमने उनकी अपेक्षा पर ध्यान दिया और उन 3-4 वर्षों में जब तक हम मंत्री रहे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का, जिसकी संख्या 7-8 हजार के लगभग है, इतने बच्चों का नामांकन देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हुआ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग जहां जहां रहते हैं, क्षेत्र से बाहर भी, वहां जिन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की उनके बच्चों का नामांकन हुआ। 2 केंद्रीय विद्यालय तो स्थानीय स्तर पे, एक सासाराम और औरंगाबाद, यहाँ भी कुछ लोग चाहते थे, वहाँ भी हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त बाहर के विद्यालयों में बनारस, गया, पटना, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि, उन तमाम विद्यालयों में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का नामांकन हुआ। उस वक्त जिन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की, उसमें शायद 2-4 लोगों का नाम अपवाद के रूप में छूट गया होगा किसी खास कारण से, लेकिन लगभग सभी बच्चों का नामांकन उस समय हमने कराया। और जब नामांकन कराने के लिए लोग हमसे आग्रह कर रहे थे, कागज मेरे पास आ रहा था उनकी ओर से, तब हमने एक आवेदन दे रहा है, वह किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और उनके बच्चों का नामांकन करवाया। दूसरा, अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी मैंने प्रयास किया और सफल प्रयास किया। ये केंद्रीय विद्यालय नबीनगर में जो एनपीजीसी है, वहाँ 2018 में ही स्वीकृति दी गई हमारे विभाग की ओर से। विद्यालय 18 में शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सासाराम का केंद्रीय विद्यालय
राज्य सरकार के मिडिल स्कूल के एक भवन में पहले से चल रहा था। वहां मुश्किल से 8-10 कमरे थे। क्लास आगे बढ़ रहा था, बच्चे पास करके आगे के क्लास में जा रहे थे। उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल बंद करना पड़ेगा, बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। आखिर बच्चे क्लास आगे जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे। यह नहीं हो पाया, जिसके चलते विद्यालय उस समय शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी भारत सरकार का वह निर्णय है, प्रस्ताव जिंदा है। कल स्थानीय स्तर पे जो शेष औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा तो विद्यालय वहां भी शुरू हो जाएगा। डालमिया नगर के बारे में बड़ी चर्चा होती है। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का प्रस्ताव पुराना था जब हम 14 में जीतकर आए। उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कराने की हमने नहीं हो पाएगा जब तक वहां पूरा जो स्क्रैप उसका पड़ा हुआ है, जो हजारों टन स्क्रैप है, मलबा है, लेना शुरू किया। पता चला कि स्क्रैप हटाने के लिए विभाग ने उसका दाम लगवाया था, मूल्यांकन कराया था 100 करोड़ से ज्यादा, और फिर विभाग की ओर से नीलामी की जा रही थी, लेकिन उतना दाम में कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने कोशिश की, रेल मंत्रालय के स्तर पर माननीय तत्कालीन रेल मंत्री जी की उपस्थिति में बैठक हुई, जिस बैठक में इस विषय पर गौर किया गया और तब निर्णय लिया विभाग ने कि इसका मूल्यांकन फिर से कराया जाए, क्योंकि उतना दाम पर कोई ले नहीं रहा है तो काम तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर से उसका मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई और फिर बाद में उसका मूल्यांकन फिर 70 करोड़ के लगभग उसका दाम लगा। फिर से नीलामी समय पूरे तौर पे जगह खाली हो गई, निर्माण के अनुकूल जगह बन गई। लेकिन तब तक उस कार्यकाल का बहुत थोड़ा समय बच गया था। उसी समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि हम मंत्री परिषद से खुद अलग हो गए। आज जब फिर से चर्चा हो रही है तो हमने लेकिन अब क्या स्थिति है, तो जहां छोड़कर हम आए थे आज भी लगभग वही स्थिति है। हम अगर उस समय जो उस कार्यकाल का लगभग 6 महीना बचा था उतना दिन और रह जाते तो काम तो उसी वक्त शुरू हो गया रहता और अभी तक धुआं निकलता रहता, लेकिन नहीं हुआ। अब इतने दिनों के बाद भी वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इस बार लोग मौका देंगे तो प्राथमिकता के आधार पे वहाँ निर्माण का काम अब प्रारंभ होगा, क्योंकि निर्माण का काम प्रारंभ होने के पहले की जो बाधाएं थी उसको दूर हमने उसी समय कर दिया है। तो निर्माण का काम प्रारंभ होगा और प्रारंभ भी ही नहीं पूरा भी होगा इस कार्यकाल में, और वहाँ नौजवानों को, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यह डालमिया नगर के मामले में है। एक रोड जो गया से चलकर दाऊद नगर, नासरीगंज होते हुए, विक्रमगंज होते हुए, मलियाबाग होते हुए सड़क जाती है बक्सर से पटना, उसमें मिलती है। भोजपुर एक गांव है वहां पर। भारत सरकार ने निर्णय लिया हुआ था उस समय, उस सड़क को एनएच के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, चौड़ीकरण होगा, एनएच बनेगा। उसका था पुराना जो सरकार का डिसीजन था, उसके हिसाब से गया से सिर्फ दाऊद नगर तक हमको जानकारी मिली। हमने कोशिश शुरू की, संबंधित विभाग के संबंधित मंत्री जी से हमने मुलाकात की, हमने लिख कर दिया और उसका एक्सटेंशन है आने जाने के लिए सुविधा मिले, तो यह भी हमने किया था। दर्जन भर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हमने CSR फंड से कहीं से लेकर
स्मार्ट क्लास बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवाया था। तो इस तरह से उस वक्त मंत्री होने का फायदा क्षेत्र के लोगों को जो मिल सकता था उसमें हमने भरपूर प्रयास किया। और बाकी एमपी फंड वगैरह तो साधारण रूप से वो तो हुआ ही है, सोलर लाइट लगा, एमपी फंड से अनेक काम हुआ। सबकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक कागज भी आप लोगों को दिया गया है, उसमें इन चीज़ों की चर्चा है जो हम बोल रहे हैं। तो लोगों की सेवा हमने की है, साथ ही साथ हम जिस गठबंधन के उम्मीदवार हैं उस गठबंधन के मुखिया देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश की जो सीमा है उस सीमा की ओर कोई विदेशी पड़ोसी मुल्क या कोई भी कुछ करने की बात तो छोड़ दीजिए, आज आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। समय समय पर पड़ोसी मुल्क से अगर बीजेपी के ऊपर ऐसा, बीजेपी अपने हिसाब से चीज़ों को करती है, इसलिए इस तरह की बात की बीजेपी की ओर से चुप्पी है, ऐसा नहीं। एक ही पार्टी से दो करने, देखिए बीजेपी पर छोड़ दीजिए, आप इंतजार कीजिए। अभी आज वोट नहीं हो रहा है ना, इंतजार कीजिए। प्रेम कुमार कहे थे कि अगर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अरे भैया, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं क्रिमिनल हूँ कि मेरे ऊपर भाजपा कार्रवाई करेगी। अब वो छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, देखिए ना आज ही नहीं ना वोट हो रहा है, तो कब तक कार्रवाई करेगी सर? कब तक कार्रवाई, आप छोड़ दीजिए ना, जब उचित बीजेपी को निर्णय लेना है छोड़ दीजिए बीजेपी को। अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है, अस्त्र है। तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो वैसे ये कहाँ संभव है? लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इस अफवाह का कोई मतलब नहीं। सर सीधी लड़ाई इसी बात है कि स्वर्ण वोट में तो सेंध लग रहा है, कहीं सेंध नहीं लग रहा है। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया। सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट हो, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिला जुला कर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ हैं। सर असली लड़ाई तो भैया हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति में, और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे हैं, लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश में कोई नहीं आने वाला। सब साजिश लालू यादव जी की, जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है और कुछ भी नहीं। इसको दूसरी नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है, और लालू यादव जी हमारे रास्ता में तो कांटा बोते रहे हैं, आगे भी बोएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए अब उनका दिन लद गया। लालू जी पहले जो करते थे अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 15 साल तक क्या होता रहा सब लोगों ने देखा है। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे, यह कोई नहीं चाहेगा। टोटल साजिश लालू जी की है, साजिश में लोग नहीं आने वाले।
किसके इशारे पर कौन सी चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि टोटल साजिश लालू यादव जी की है। क्या लग रहा है पवन सिंह टोटल साजिश लालू यादव जी की है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ